दर्शन लाइव लेकर आएगा जब हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी रांची में उपस्थित होंगे हजारों लोगों के सामने और उसके साथ लाखों लोग जो उनको दूरदर्शन के माध्यम से देखने वाले हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपने कार्यक्रम के अंदर भी, और क्योंकि हम बात कर रहे हैं आज ज़्यादातर हेल्थ के ऊपर, ये ध्यान में रखते हुए कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बस अगले 12 से 14 घंटे के अंदर, मैं कहूँगी 21 जून, अगर हम देखें टेक्निकली रात के 12 बजे तक करीबन 14 घंटे बाद शुरू हो जाएगा। लेकिन क्योंकि हमने अभी तक हेल्थ की बात करी, थोड़ा सा यहाँ से आगे बढ़ते हुए अगले सेगमेंट की ओर अब थोड़ा रुझाव करते हैं। इस सेगमेंट के अंदर दोस्तों हम बताने वाले हैं कि जब हम सभी जानते हैं कि देश की जो 80% जनता है वो आज भी हमारे देश के किसानों से बनी है, हमारे देश के फार्मर्स, हमारे देश की रूरल पॉपुलेशन जिसको हम कहते हैं, और उसको विकसित करने के लिए, उसको और आगे बढ़ाने के लिए, उनके अंदर एक इनकम सस्टेनेबिलिटी लाने के लिए हमारे देश की सरकार बहुत कुछ कर रही है। बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो शुरू करी गई हैं और बहुत सारी अभी ऐसी योजनाएं हैं जो शुरू करी जाएंगी। इसलिए आज दोस्तों इस सेगमेंट में हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत जुड़ रहे हैं जो आपको बताएंगे और आपको रूबरू करवाएंगे कि देश की सरकार हमारे देश के किसानों के लिए किस तरह से क्या क्या स्कीम्स, क्या क्या योजनाएं लेकर आ रही है ताकि उनका फाइनेंशियल अपलिफ्टमेंट भी हो सके और साथ ही साथ उनके अंदर इनकम जनरेशन भी करवाया जा सके। आई वुड लाइक टू वेलकम ओवर हियर इन दिस पर्टिकुलर सेगमेंट राइट नाउ मिस्टर हनुमंत रावत, जो कि इकोनॉमिस्ट एंड लाइवलीहुड एक्सपर्ट है फ्रॉम द एसोसिएटेड एंड इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद द अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन। नमस्कार, गुड इवनिंग, आपका बहुत बहुत स्वागत है हनुमंत जी। जैसा कि हमने अपने दर्शकों को बताया, एंड आई बिलीव आप पहली बार हमारे साथ इस टॉक शो में हमारे साथ नहीं जुड़ रहे हैं, आप पहले भी आ चुके हैं। वेल, प्रीटी मच ऑन द सेम लाइंस, जस्ट दैट दिस इज़ अ डिफरेंट टाइम ऑफ द ईयर। आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं कि हम जानते हैं इस बात को कि मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन आज भी हमारे देश के किसान हैं, जिनकी वजह से आप और मुझ जैसे लोग आराम से अपनी ज़िंदगी जी पाते हैं, और इसीलिए देश की सरकार उनके लिए बहुत सारी योजनाएं लेकर आती है। मुझे और हमारे दर्शकों को सबसे पहले तो ये बताइए कि इस समय हमारे देश की सरकार ने कौन सी वो मेजर स्कीम्स हैं इस बार जो उनके लिए इस समय इम्प्लीमेंट करी है, जब हम उनके इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट और साथ ही साथ फाइनेंशियल अपलिफ्टमेंट की बात करते हैं। थैंक यू साक्षी। जैसे आपने बताया कि हमारे देश की जनता का भी लगभग आई थिंक 50% जो हमारी पॉपुलेशन है वो डिपेंड करती है एग्रीकल्चर पे, और करीब 17-18% जो है जीडीपी जो है का कंट्रीब्यूशन जो होता है पूरी कंट्री का। जैसे बताया कि प्रधानमंत्री जी का काफ़ी फोकस है कि फार्मर्स जो हमारा मतलब डिस्ट्रेस में है, कैसे उसकी इनकम को हम डबल करें बाय 2022। ये बहुत बड़ा एक विजनरी जो है एक स्टेटमेंट है, और इसके लिए जो है अभी कुछ दिन पहले ही उन्होंने जो है एक बहुत हाई लेवल पावर एक कमेटी सेटअप की है, जिसके तहत 4-5 चीज़ों बहुत फोकस होने वाला है। एक तो जो पानी पे बहुत फोकस होने वाला है, पानी, और जो कि बहुत एक दुरुस्ता कहेंगे, जिसमें उन्होंने एक अलग से एक मिनिस्ट्री सेटअप की है कि एक जल शक्ति मिनिस्ट्री जो है उन्होंने सेटअप की है, जो कि एक बहुत बड़ा जो है दुरुस्ता उन्होंने दिखाई है। दूसरा काम जो उन्होंने किया है, एक तो कि एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी और फिशरीज, जो पहले कृषि मंत्रालय का विभाग होता था, उसको अलग से डेडिकेटेड एक मिनिस्ट्री बनाई है, और ऐसे इंसान को दी है कि जो बहुत इमोशनली उससे जो है गिरिराज सिंह को जो बहुत उसको करीब से समझते हैं, और उम्मीद है कि बहुत अच्छा उसमें होगा। तो 2 सेक्टर ऐसे हैं, पानी का सेक्टर, और जैसे आपको पता है कि बहुत सारे इलाकों में सूखा पड़ा हुआ है, टैंकर से पानी जा रहा है, और बच्चे जो हैं ट्रेन में चल कर के जो है पानी लाते हैं दूसरे स्टेशन से, स्कूल मिस करते हैं। तो पानी के लिए जो है एक बहुत बड़ी सोच और बहुत संसाधन की व्यवस्था होने वाली है, और कृषि कहें, चाहे पशुधन कहें, चाहे हॉर्टिकल्चर कहें, चाहे फिशरीज कहें, कोई भी सेक्टर लें, मतलब एग्रीकल्चर में बिना पानी के नहीं हो सकता है। और अगर देखें, मैं थोड़ा एग्जाम्पल मुझे उत्तराखंड से हूँ। उत्तराखंड में हमारे बहुत सारे प्राकृतिक स्रोत थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो है डिस्टर्ब हो चुके हैं, जिसको जो है नौला कहते हैं कुमाऊं में, और गढ़वाल साइड में धारा कहते हैं। वो कहीं डिस्टर्ब हो चुके हैं, उसमें जो उसका जो कैचमेंट एरिया था डिस्टर्ब हो चुका है। अभी भी जो है कुछ जिंदा हैं, काफ़ी हैं, उसको हम पुनर्जीवित कर सकते हैं। पानी की समस्या, चाहे आपकी सिंचाई की समस्या हो, चाहे जो है एनिमल हस्बेंड्री के पानी की समस्या हो, या और भी जो है हॉर्टिकल्चर समस्या, वो दूर हो सकती है।
दूसरा जैसे कि सरकार का भी है कि हर नल पे जल, एक उनका स्कीम है, तो ये भी बहुत बड़ा जो है एक इम्पैक्ट करेगा। उससे जो है बहुत सारे बच्चों का समय बचेगा, महिलाओं का समय बचेगा, क्योंकि दूर दूर जाना पड़ता है पानी जो है ढोने के लिए। तो इससे जो है जब एक क्वालिटी टाइम मिलेगा परिवार को, स्पेशली महिलाओं को, बच्चियों को, तो वो समय जो है उनकी स्किल इम्प्रूव करने के लिए होगा, अपने स्वास्थ्य को इम्प्रूव कर पाएंगी वो। तो ये पानी वाला जो था एक बहुत बड़ा फोकस है। दूसरा जो फोकस है कि एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी एंड फिशरीज, ये सेक्टर एक बहुत बड़ा जो है किसानों की आमदनी को जो है दुगना कर सकता है। हाँ जी। और अब सवाल ये है कि कैसे इस काम को किया जाए, मतलब मॉडल क्या है, कैसे इसको अप्रोच किया जाए। एक तो है कि ऊपर से विज़न बन गया है, रिसोर्सेज एलोकेट हो गए हैं, मिनिस्ट्री बन चुकी है, लेकिन कैसे इसको जो है एग्जीक्यूट किया जाए ग्राउंड में, कौन कौन से मॉडल्स हैं जिसको हम इमुलेट कर सकते हैं, उससे लर्न कर सकते हैं, उसको रेप्लिकेट कर सकते हैं, उसमें मैं कुछ कहना चाहूँगा। जी ज़रूर। तो जैसे कि लेकिन आई थिंक पहले आप हमारी सारी स्कीम्स के बारे में बता दें, जो पांचों हैं, उसके बाद लेट्स आल्सो टेक फ्रॉम एन इकोनॉमिक एंगल, इकोनॉमिस्ट के एंगल से कि आपका क्या वो है पर्सपेक्टिव। तीसरा जो है जो फोकस पहले भी रहा है, अभी भी है, कि कैसे जो है फाइनेंशियल इंक्लूजन और डिजिटलाइजेशन, मतलब डिजिटाइजेशन, किस तरह से, मतलब कैशलेस इकोनॉमी, हमारे जो ट्रांजेक्शन्स हैं, और किस तरह से जो है किसान, गरीब, रिक्शे वाला, सब्जी वाला, किस तरह से उसका खाता खुले, उसके खाते में जो रेगुलर इनकम आए, और कैसे जो है उसका जो ट्रांजेक्शन हो वो जो है एक डिजिटली हो, क्योंकि जब उसके एक जो है उसका जो है उसका ट्रांजेक्शन जो डिजिटली होगा तो एक क्रेडिट हिस्ट्री उसकी मेंटेन होगी, बैंक को एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि इसके खाते में इतने पैसे आते हैं। तो कल भविष्य में मान लिया रिक्शे वाला जो है कल ई रिक्शा लेना चाहता हो, तो उसको जो है बैंक को हिचक नहीं होता कर्ज देने के लिए। कल कोई किसान मान लिया जो है एक गाय से दो गाय लेना चाहता है, तो उसका एक ट्रांजेक्शन जो है डिजिटली होगा, तो ट्रैक रिकॉर्ड होगा। तो ये जो तीसरा फोकस है कि कैसे हम जो है डिजिटाइज करें, किसानों को, मोबाइल बैंकिंग करें, अपने जो पेमेंट्स बहुत सारे तरीके हैं इसमें, और उस पर बहुत बड़ा फोकस है, और उसमें बैंकों की बहुत बड़ी भागीदारी है। और इसमें जैसे कि CSCs होते हैं, कॉमन सर्विस सेंटर्स, उनका बहुत बड़ा रोल इसमें होने वाला है। डिजिटाइजेशन ऑफ इंडिया जिसकी आप बात कर रहे हैं, करेक्ट, यस, हाँ जी। और चौथा जो है कि किस तरह से जो है किसान को उसकी उपज का जो है उचित मूल्य मिले और मार्केट की एक्सेस मिले उस क्षेत्र में। जैसे उन्होंने ई नाम, जैसे कि पूरे जो है जितना भी जो है मार्केट, कैसे उसको मतलब पैन इंडिया उसको जो है एक एग्रीगेट प्लेटफॉर्म मिले उसको। हाँ, बेसिकली जो मिडिलमैन की चेन भी होती है उसको भी हटाया जाए उनके पास, क्योंकि क्या होता है कि जो प्रोड्यूस होता है वो जो है उसको लागत नहीं मिल पाती है। जबकि अगर जैसे टमाटर की बात है, कहीं वो 5 रुपये मिल रहा है प्रोड्यूसर के फ्रंट में, लेकिन जब आते आते आपको टेबल पर वो जो इसकी जो है दाम जो है 5 गुना हो जाती है। लेकिन अगर हम जो है किसान को एक्सेस देते हैं तो वो उस क्षेत्र में काफ़ी मतलब बात हो रही है। और तो फिर पाँचों में कहूँगा कि जो एक जो है जो जैसे कि वेस्ट के ऊपर, वेस्ट के ऊपर जैसे कि बहुत सारा जो है एग्रीकल्चर वेस्ट है, एनिमल वेस्ट है, बायो वेस्ट इसको कहेंगे, कैसे उसको जो है यूज़ किया जाए। आपको पता है हम लगभग 79% हम लोग इंपोर्ट करते हैं, मतलब अपना जो है चाहे कोल हो, चाहे अपना जो है फिसाइल फ्यूल हो, पेट्रोल डीजल सब बाहर से इंपोर्ट होता है। हमारे देश में बहुत सारा बायो रिसोर्स है, जिसको हम कन्वर्ट करके एनर्जी पैदा कर सकते हैं। स्पेशली रूरल इलाके में हमारे पास जो है एनिमल वेस्ट है, काउडंग है जो कि बायो कंपोस्ट बन सकता है, बायो गैस बन सकता है, बायो गैस को फर्दर रिफाइन करके बायो CNG बन सकता है। कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं जहाँ पे बायो गैस को रिफाइन करके बायो CNG करके उससे ट्रैक्टर भी चल सकता है, उससे आपकी कार भी चल सकती है। सर का हमारा सपना है कि 2030 तक पूरी मतलब इलेक्ट्रिक कार हो जाएंगी, लेकिन हमें लगता है कि इलेक्ट्रिक कार के साथ साथ हमें बायो CNG से भी कार का भी सपना सोचना चाहिए। और ये बहुत अच्छा हो सकता है। उसके साथ साथ जो है बहुत सारे फार्मर्स की इनकम भी जो है इजाफा होने में काफ़ी मदद मिलेगी। तो ये 4-5 एरियाज़ हैं जिससे मतलब स्पेशली हमारा किसान और जो वो हो काफ़ी लाभान्वित होता है। और हमारा जो विज़न है 2022 तक हमें इनकम को डबल करना है, वो हमारा जो है
अचीव हो सकता है। ओके, सो नाउ लेट्स टॉक। ये 5 जो आपने मुझे बताया, जो मुझे तो बहुत अच्छे से अब याद है, इन पे आपका अब थोड़ा सा पर्सपेक्टिव लेते हैं, बिकॉज यू ऑल्सो एन इकोनॉमिस्ट। सबसे पहले आपने पानी की बात करी। एज पर अ रीसेंट सर्वे दैट आई एम टोल्ड, ये एक सर्वे में ये कंक्लूड किया गया था कि एक आम गांव की महिला करीबन 3 से 5 साल अपनी ज़िंदगी के पानी को लाने में ही बिता देती है, कुएं से या जहाँ से भी हो। नाउ दैट्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ लाइफ स्पैन। अगर हम एक एग्रीगेट लगाए कि एक आम इंसान की उम्र 60 से 65 साल की आज के ज़माने में है, 70 लगा लीजिए आप, तो 5 साल अगर उस इंसान की ज़िंदगी में निकल जाए तो लगभग 1 से 2 घंटे उस इंसान की मोटी मोटी ज़िंदगी में हर रोज़ पानी लाने में निकलते हैं। क्योंकि आप खुद एक इकोनॉमिस्ट हैं, और जो मॉडल आपने समझाया, सबसे पहले हमें बताया गवर्नमेंट की स्कीम जो पानी को लेके थी, उसमें आप कुछ ऐसा स्कोप ऑफ इम्प्रोवाइजेशन देखते हैं जो आपको लगता है कि ये लूप होल्स कवर कर सके। ज़रूर जो है पानी जो है, जब किसी चीज़ को आप प्राइस करोगे तो डेफिनेटली उसकी जो है वैल्यू दिखेगी। लोग जो हैं बहुत सोच समझ के जो है उसका इस्तेमाल करेंगे। तो एक तो हमको प्राइसिंग पे जो है ध्यान देना पड़े, कैसे उसको प्राइस किया जाए। एग्रीकल्चर में यूज़ है पानी का, एनिमल हस्बेंड्री में यूज़ है पानी का, फैक्ट्री में यूज़ होता है पानी का, हाउस होल्ड यूज़ पानी का होता है, बहुत तरह तरह के पानी का यूज़ होता है। हम देखते हैं कि शहरों में जो है जिस पानी को हम पीने के लिए यूज़ करते हैं उसी पानी से हम कार भी धो रहे हैं, तो उसको हमको प्राइस करना चाहिए। तो हमारे घरों में या हमारे जहाँ हॉस्टल्स हैं या फैक्ट्रीज हैं, अलग अलग यूज़ वाटर टू बी सोल्ड एट अ स्पेसिफिक प्राइस। एग्जैक्टली, और वो तो हमें आज भी मिलता है। लेकिन क्या है कि जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, म्यूनिसिपल बॉडीज़ हैं, जो जल संस्थान होते हैं, जो वाटर यूटिलिटीज़ होती हैं, जैसे दिल्ली जल बोर्ड है, या जैसे उत्तराखंड में आपका जल निगम होता है, जल संस्थान होते हैं, या और भी स्टेट में अलग अलग तरीके से होते हैं। इनका जो मैकेनिज़्म है, मतलब इसको कलेक्शन करने का, इसका चाहे उसका इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे उसकी मेंटेनेंस हो, इसको बहुत इम्प्रूव करने की आवश्यकता है। तो अब जैसे आप देख लीजिए मेट्रो का कैसा सिस्टम चलता है, बहुत एफिशिएंट सिस्टम चलता है, प्रीपेड कार्ड सिस्टम होता है। तो कैसे हम जो है इसमें भी जैसे वो प्रीपेड इलेक्ट्रिसिटी कार्ड होते हैं, कैसे इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे लाएं। तो कलेक्शन वाला सिस्टम हमें इम्प्रूव करना पड़ेगा, और किस पर्पस के लिए यूज़ होता है उसके हिसाब से उसकी प्राइसिंग करनी पड़ेगी। और तीसरा जो है रिसाइकलिंग पर बहुत जोर देना पड़ेगा। और जैसे कि अभी प्रधानमंत्री जी ने कहा कि वाटर हार्वेस्टिंग, पानी तो बरसता है लेकिन आजकल जो है बहुत ज़ोर से बरसता है और एक साथ बरसता है, कुछ समय के लिए बरसता है। पहले की तरह जो है काफ़ी समय तक बरसता था, धीरे धीरे बरसता था, वो दिन नहीं है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो गया है। तो कैसे हम उस पानी को जो है प्रिजर्व करें, स्टोर करें, और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जहाँ पे। बट मैं एक चीज़ आपसे आपसे पूछूंगी कि जब हम बात कर रहे हैं वाटर की, या जब हम बात करते हैं कितना बायोडाइवर्स प्रोड्यूस हमारे पास है यहाँ पर आज भी, नेचुरल रिसोर्सेज कितने हमारे पास हैं, आपने बहुत सारे जो एंगल्स बताए थे जो हमें मिल रहे हैं, उसमें एक चीज़ जो हमने शुरुआत में बात करी थी वो ये थी कि इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट, फाइनेंशियल अपलिफ्टमेंट, और दूसरा जॉब क्रिएशन फार्मर्स के लिए। इन्हीं स्कीम्स के मद्देनज़र जो सरकार ने शुरू करी हैं, किस तरह से इसमें जॉब क्रिएशन और किया जा सकता है या और हो सकता है, उस बात पे भी थोड़ी सी रोशनी आप अगर डालें तो इट विल बी वेरी गुड। देखिए गांव में जो है जो फॉर्मल जॉब्स नहीं है, अभी मैं एक डेटा आपको शेयर करूंगा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा जो निकल के आ रहा है कि 2004-05 में जहाँ जो है कैजुअल और इनफॉर्मल जॉब्स जो है 33 और 36% थे, अभी जो है जो एज ग्रुप जो है 20 से 24 एज ग्रुप का जो यूथ है, जो लोग हैं गांव में, स्पेशली जो है मेल की बात कर रहा हूँ मैं, वो घट करके करीब जो है 6 to 8% हो गया। इसका मतलब ये है कि बहुत सारे जो नौजवान लड़के हैं वो कैजुअल जॉब और इनफॉर्मल जॉब नहीं करना चाहते हैं, उनको भी जो है शहर जैसा जॉब चाहिए, एक फॉर्मल सेटअप चाहिए, एक ऑफिस चाहिए, एक फॉर्मल जॉब चाहिए, हाँ जी, या सेमी फॉर्मल जॉब चाहिए, है ना, या ऊबर टाइप का जॉब चाहिए जहाँ पे मतलब एक यूनिफॉर्म हो, कस्टमर कहीं से आ रहा हो, गाड़ी आपकी हो, यू नो। तो एक बहुत बड़ा ट्रेंड आया है 2004-05 से, और 2017-18 में सर्वे हुआ, 18-19 में, 17-18 में सॉरी। तो एक बहुत बड़ा चेंज, ऑलमोस्ट लाइक द 1/5 जो है 1/6 घट गया। मतलब इसका मतलब हमें ये देखना पड़ेगा कि हमें जो है जो गांव के रिसोर्सेज हैं उसको कुछ ऐसा अप्रोच करना पड़ेगा कि उसमें वैल्यू ऐड करें।
अभी क्या है कि गांव खाली एक कच्चे माल की तरह हम लोग सप्लाई करते हैं शहरों के। दूध को उठाया, शहर भेज दिया, सब्जी उठाई, शहर भेज दिया, कॉटन उठाया, कहीं फैक्ट्री में भेज दिया। व्हाई कांट वी थिंक ऑफ वैल्यू एडिशन एट द विलेज लेवल? अब जैसे एक 2-3 मैं मॉडल एग्जांपल आपको दूंगा। उत्तराखंड में टिहरी गढ़वाल में एक जगह है पौखाल। पौखाल। वहाँ पे करीब 500-600 महिलाओं का एक संगठन है, उमंग करके। हाँ, अरे हाँ, ये तो मैंने सुना हुआ है, ऑफ कोर्स, यस, हाँ जी। और वो महिलाओं को हम लोगों ने जो है कहा कि यहाँ पे वहाँ से जो लोकल मिलेट्स हैं, जैसे झंगोरा होता है, कोदा होता है, जो लोकल मिलेट्स, जो बहुत मिनरल होते हैं उसमें, काफ़ी कैल्शियम वगैरह होता है, वो बाहर रॉ मटेरियल करके जाता था बाहर। ये उमंग वही है जो एक एनजीओ भी है? एनजीओ भी उन्होंने हाँ प्रमोट जी, किया है। जी। तो कहने मतलब यह है कि वहाँ पे हमने वैल्यू ऐड का आइडिया दिया कि कैसे वहाँ बेकरी सेटअप हो सकती है, तो बेकरी सेटअप करा दी वहाँ पे। तो वही जो है, जो लोकल मिलेट जो है रॉ मटेरियल के रूप बाहर जाता था, वहाँ पे वो उसका वैल्यू ऐड करके वहाँ पे उसके बिस्किट बनने लगे, उसका ब्रेकफास्ट सीरियल बनने लगा, तरह तरह की चीज़ें बनने लगी। फिर जैसे एक और एक प्लांट होता है पहाड़ों में, भीमल कहते हैं उसको, भीमल, जिसको रस्सियाँ बनाते हैं, मतलब है ना, चारपाई की रस्सी बना, उसकी हमने योगा स्लीपर बनाई जैसे मान लिया। तो वहीं जो है मतलब गांव के लेवल पर वो कच्चे माल का आपने वैल्यू ऐड किया, जिसको हमने आइडिया दिया टीपीसी, ट्रेनिंग कम प्रोडक्शन सेंटर। मतलब आपकी स्किलिंग भी होगी कुछ समय के लिए, उसके बाद उसका प्रोडक्शन भी होगा। यस, और आप उसकी यूटिलिटी भी समझेंगे, कैसे उसको यूज किया जा तो सकता जब ये काम जो है, जब हम रॉ मटेरियल को कुछ वैल्यू ऐड करेंगे गांव के लेवल पर, सोर्स पर, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया टिहरी गढ़वाल का, दूसरा एग्जांपल जैसे रिवाड़ी में जो है अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन की तरफ से होता है, उस मॉडल में हमने वही किया कि वहाँ पे जो महिलाएं थी, मतलब उनको दिक्कत होती थी बहुत दूर जाने में, फैक्ट्री में जाने में, ऑफिस में जाने पे, उनके जो इन लॉज थे वो उनको बड़ा अनकंफर्टेबल थे कि फैक्ट्री में हमारी बहू जा रही है, बेटी जा रही है, तो हमने फीमेल जा रही है, तो हमने स्किलिंग सेंटर में ही एक प्रोडक्शन सेंटर सेटअप कर दिया। उसको हमने आइडिया दिया ट्रेनिंग कम प्रोडक्शन सेंटर। तो वहीं पे जो है वो यूनिफॉर्म बनाने लगी, वहीं पे वो गारमेंट बनाने लगी। तो कहना मतलब है कि जो है, जो जहाँ पे आपका रॉ मटेरियल है या जहाँ पे आपका स्रोत है, उसी पर आप वैल्यू ऐड की बात करो। क्योंकि पॉइंट ये है कि टिहरी गढ़वाल का 8,000 रुपये आपके जो है नोएडा की 18,000 के बराबर है। सही बात या आपका जो है एकदम रिवाड़ी का जो है 10,000 रुपये जो है गुड़गांव के 20,000 के बराबर है। तो हमें ये अप्रोच देखनी पड़ेगी और इसी से जो है ये सेमी फॉर्मल जॉब क्रिएट होंगे। अब सवाल ये है कि कैसे किया जाए। ऑफ कोर्स, यस, मैं वही पूछने वाली थी, बिकॉज़ क्या वो महिलाएं, क्या वो जन जो वहाँ गांव में रहते हैं, उनको अपना बेस शिफ्ट करना पड़ेगा टुवर्ड्स द प्लेसेस जहाँ पर उनको एक सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन मिलता है, कि आप ग्राउंड लेवल पे ही जहाँ पे वो रह रहे हैं वहीं पे इनफ क्रिएशन थ्रू दीज मॉडल्स कर सकते हैं। तो सवाल पॉइंट ये है कि स्किलिंग बहुत ज़रूरत है, लेकिन अभी जो पुराने तरीके से जो काम हो रहा था वैसे काम नहीं हो पाएगा। अब हमको जो है हर चीज़ में अपस्किलिंग चाहिए, रीस्किलिंग चाहिए, नई स्किल चाहिए। क्योंकि जो बच्चे 2001 के बाद पैदा हुए हैं या 95 के बाद पैदा हुए हैं, उनको सेमी फॉर्मल जॉब में चाहिए, वो आदत पड़ गई उनको उस तरह के एनवायरनमेंट में। ऑल्सो सेंस ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट, अगर आप एनिमल हस्बेंड्री भी कर रहे हैं, उसको भी जो है मॉडर्न तरीके से करना पड़ेगा। क्योंकि अभी जैसे कि उज्ज्वला स्कीम के तहत सब घर घर में जो है आपका जैसे एलपीजी स्कीम चली गई है, तो सबको टेस्ट लग गया है। लेकिन कैसे वो सेकंड सिलेंडर आए, उस तभी हो पाएगा जब आपके पास जो है लोकल लेवल पर वैल्यू एडिशन हो पाएगा और जॉब क्रिएशन हो पाएगी। मतलब तो उसके लिए जैसे बहुत सारे आइडियाज़ जैसे हैं कि फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत सारी संस्थाएं और नाबार्ड सपोर्ट करती है। जैसे एक क्लस्टर के लेवल पर एफपीओज बनते हैं, फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनीज बनती हैं। वो एक बहुत बड़ा चैनल हो सकता है, वो कंफर्ट देता है बैंक को कि हम लेंड कर सकते हैं इसको। तो एक अगर रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करना है, उसके लिए इनपुट चाहिए सस्ते दाम पे, तो एफपीओ बहुत काम करता है। अगर बाहर मार्केट में सामान भेजना है तो एफपीओ बहुत काम करता है। कुछ अगर वैल्यू ऐड करना है तो एफपीओ बहुत अच्छा काम कर सकता है। तो बहुत सारी संस्थाएं, जैसे एआईएफ ने भी जो है बहुत जगह किया है, बहुत सारी संस्थाएं। एक और एग्जांपल मैं दूंगा, जर्मन एजेंसी है GIZ, उन्होंने एक बहुत अच्छा मॉडल डेवलप किया है जिसको कहते हैं UPNRM, अम्ब्रेला प्रोग्राम फॉर नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट। उसमें क्या है कि जैसे वो कहते हैं कि रूरल इलाकों में जब तक हम इंटीग्रेटेड मॉडल डेवलप करेंगे, जैसे कि खाली डेयरी सबको इन्वॉल्व करें, सब चीज़ों को, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जैसे हम डेयरी करते हैं तो खाली डेयरी पे फोकस करेंगे तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि 9 मंथ्स के बाद जो है गाय दूध देना बंद कर देती है। तो हमको बायोगैस पे सोचना पड़ेगा। तो डेयरी विद द बायोगैस एक जो है होलिस्टिक पैकेज सोचना पड़ेगा, और उसमें नाबार्ड ने सपोर्ट किया है, ऐसे मॉडल बने हैं। तो कैसे ये मॉडल हम रेप्लिकेट कर सकें और जगह, इससे क्या होगा कि राउंड द ईयर एक इनकम फ्लो बना रहेगा।
अगर खाली आप कहेंगे डेयरी करेंगे तो हम नहीं नहीं हो पाएगा, क्योंकि 9 मंथ्स के बाद वो ड्राई पीरियड में चल जाती है Correct. गाय, Yes. लेकिन उसके बाद तो वो गोबर तो दे ही रही है ना हर दिन, तो कैसे उसका हम It's जो है गोबर, holistic integration basically आप कह बायोगैस रहे हो। बनाएं तो जी। कुछ आमदनी बायोगैस से हाँ। होगी, और उसके बाद उसका जो मैन्योर होगा वो जो है केमिकल फर्टिलाइजर को रिप्लेस भी करेगा, आपकी खेती ऑर्गेनिक हो जाएगी। जो ऑर्गेनिक खेती होगी तो पानी कम लगेगा, बिजली कम खर्च होगी, एनर्जी कम यूज होगी, हमारा क्लाइमेट अच्छा होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी घटेगी और Exactly, साथ ही साथ उनको प्रॉफिट भी और ज्यादा इवेंचुअली होगा। जो है जो फार्मर्स के इनपुट कॉस्ट कम होगी और फार्मर्स इनकम डबल हो जाएगी। करेक्ट। यस। ठीक है, यस। बॉटम लाइन ये है कि हमें जो है डबल इनकम के साथ साथ चाहिए रेगुलर इनकम, हाँ, स्टेबिलिटी Unless लाने we के have लिए a उनकी regular फाइनेंशियल income, इनकम में, हाँ, you सोर्स know, में। and that we cannot basically address the problem of the farmers distress here. ओके, सो ये आपने मुझे जो मॉडल्स बताए, ये आपने मुझे बहुत ही होलिस्टिक कहूँ या ओवरऑल बताए हैं। अगर हम स्पेसिफिकली कुछ चीज़ों पे जाएं, लाइक यू टॉक्ड अबाउट वाटर, यू टॉक्ड अबाउट डेयरी, ये दो चीज़ें आपने ऑफ कोर्स कवर करी इसके अंदर। तीसरा आपने बताया था अबाउट रिड्यूसिंग द गैप बिटवीन द फार्मर एंड द सेलर, जो बीच में मिडिल मैन की चेन होती है। चौथा आपने बताया था अबाउट नेचुरल रिसोर्सेज दैट आर अवेलेबल इन एरियाज, ये इनको कवर करने के लिए। द फिफ्थ वन आई थिंक आई हैव स्लिप्ड आउट फ्रॉम माय ये माइंड, फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड यस, फाइनेंशियल इंक्लूजन जो आपने बोला था। यस, हाँ। सो अगर हम बात करें यहाँ पे मिडिल मैन की, या अगर हम बात करते हैं अबाउट नेचुरल रिसोर्सेज की और अच्छे यूटिलाइजेशन की, जिसके ज़रिए हम कहें कि इनके लिए एक फाइनेंशियल व्हाट यू कॉल फाइनेंशियल इंक्लूजन हो सकता है, या इनकी फाइनेंशियल कैपेसिटी बढ़ाई जा सकती है, बढ़ाना क्या, दी जा सकती है पहले एक फार्मर को। हाउ डू वी ब्रिंग अबाउट दैट इन दीज एस्पेक्ट्स ऑल्सो, बिकॉज even a particular model plan cannot cover all of these Exactly, issues. There have to be specific model plans that are having a holistic integration, लेकिन involving around that particular issue. आप एक issue से दूसरे issue पे तो कूद नहीं सकते हैं। तो for these issues, what kind of plans are available? मैं आपको या एक किस तरह एग्जांपल से एक एक्सप्लेन करूंगा। जी। एक मॉडल जो है जो नवादा में चलता है, जो कि सोलर चरखा वाला मॉडल, जी। उसमें क्या होता है कि 3 महीने के लिए जो है महिला को जो है सोलर चरखा पे ट्रेनिंग होती है। सोलर चरखा मतलब सोलर की प्लेट है, उसमें एक मोटर है, और वो महिला जो है 3 महीने के बाद में जो है उसको चरखा जो है बैंक से फाइनेंस होता है, प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम के तहत उसको सब्सिडी मिलती है, और जो यान उसको जो है यान से पहले जो उसको कहते हैं पूनी कहते हैं, स्लाइवर जो होता है उसको दिया जाता है, और वो जो यान बनता है उसको बायबैक किया जाता है। मैं वहाँ पे एक संस्था है भारतीय हरित खादी करके, वो लोग उसको बायबैक करते हैं, और एक कंपनी है डब्लू जिसको परचेज करती है फैब्रिक के रूप में, या यान भी खरीदती है। अब इसमें क्या है कि इसमें बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं, इसमें बैंक भी है, सरकार की स्कीम पीएमजीपी भी है, एक मार्केट भी है इसमें डब्लू के फॉर्म में, एक संस्था जो है भारतीय हरित खादी भी है जो कि इनको पूरा एग्रीगेट कर रही है, Yes. और उसमें एक मॉडलिंग है कि करीब 80,000 का एक पैकेज है। ये पूरा जो पैक है, इसमें वर्किंग कैपिटल से लेकर और जो रिक्शा वो आता है चरखा होता है, करीब 80,000 रुपये का पड़ता है। बेसिकली इन्वेस्टमेंट कॉस्ट जो Exactly, पूरी yeah. पड़ती है। हाँ। तो बैंक को अट्रैक्टिव लगता है क्योंकि ये एक प्रोडक्ट है ये। तो कहने का पूरा। मतलब ये है, जब वो वहाँ से जो कपड़ा बन के आता है वो पानी भी कम खाता है, Correct. बजाय जो वही यान और वही फैब्रिक जब मिल में बनता है तो ज़्यादा पानी खाता है। अब वो जब वो सफाई होती होगी, जब बनता होगा तो कोल खाता होगा, पोल्यूशन ज़्यादा होता होगा। तो इस तरह से हमें जो है हमारे पास देखा जाए तो हमारे पास ये मॉडल्स हैं, और देखा जाए तो बहुत पहले जो है इंडिया का शेयर तो बहुत ज़्यादा था वर्ल्ड इकोनॉमी में, वो इसी वजह था कि हमारे ये क्लस्टर थे मतलब, और इस तरह से हम लोग जो है कम इनपुट्स में कॉम्पिटिटिव हुआ करते थे। और मेरे ख्याल से वो समय आ चुका है बिकॉज ऑफ अगर हमें कम्पीट करना है वर्ल्ड में तो हमें ये क्लस्टर बेस्ड अप्रोच लेनी पड़ेगी। और इस तरह के जो मॉडल्स हैं जहाँ पे मतलब 2-3 स्टेक होल्डर जो साथ आ जाते हैं, बैंक फाइनेंशियल पार्टनर भी होता है, मार्केटिंग पार्टनर भी होता है, ट्रेनिंग पार्टनर्स भी होता है, गवर्नमेंट भी होती है, इसलिए कि पब्लिक प्राइवेट पीपल पार्टनरशिप्स, उस तरह से जो है ये और ऐसे प्रोडक्ट भी इसमें हो सकते हैं, और इसको हम स्किल अप कर सकते हैं, और इसी से हम जो है इनकम को आगे बढ़ा सकते हैं और अपने इन्वायरमेंट को भी एड्रेस कर सकते हैं। ऑफ कोर्स। मुझे एक चीज़ और आपसे जाननी है, आपने ये जितने भी यहाँ पे हमें बताए मेथड्स, what I have sensed mostly is that इतना कुछ अगर सरकार कर भी रही है, and then there are people like you who have so much of knowledge जो हम reach करवाना चाह रहे हैं at the ground level, but still there is a basic lack of awareness उन्हीं लोगों में जिनके लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। जब तक कि there are people and manpower deploy ना करी जाए रूरल एरियाज में at a huge scale,
कि उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जाए। बहुत बार लोगों को अवेयरनेस नहीं होती, जैसे आपने चरखा मॉडल की बात करी, आपने सोलर एनर्जी की बात करी, आपने बेसिक नेचुरल रिसोर्सेज को और ज़्यादा अच्छे से हार्वेस्ट करने की बात करी। बेसिक चीज़ें जो वो करते हैं, अपना प्रोड्यूस लिया, उसको बेचना है, अगर वहाँ से मिडलमैन हटाना है, तो वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में रोज़ का उनकी दिनचर्या है, तो उनको समझ में आता है बिकॉज मिलना है। लेकिन और भी बहुत सारे एरियाज़ हैं जहाँ पे ये लोग अपने आप को एम्प्लॉय कर सकते हैं या इनको करवाया जा सकता है टू गिव देम अ स्टेबल इनकम, लेकिन फिर भी उस हद तक अवेयरनेस क्रिएशन नहीं हुआ है। हाउ कैन दैट बी मेड पॉसिबल, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट इज बीइंग डन फॉर देम, दे आर स्टिल नॉट दैट टेक savvy कि वो एक बेसिक पेटीएम या एक बेसिक एप्लीकेशन को भी यूज कर सकें। हो रहा है, लेकिन स्टिल देयर स्टिल डर्थ, इनफैक्ट देयर इज अ लैक ऑफ अवेयरनेस इन चीज़ों के बारे में। इतनी सारी जो स्कीम्स हैं। आपने सही कहा कि भले लैक ऑफ अवेयरनेस हो, लेकिन लैक ऑफ एपिटाइट नहीं है। बजाय शहर के मुकाबले गांव में डिजिटल के प्रति, मोबाइल के प्रति, व्हाट्सएप के प्रति ज़्यादा क्यूरोसिटी है। और आज जो है थैंक्स टू द गवर्नमेंट, आपका जियो के आने के बाद में काफ़ी मतलब पेनिट्रेट हो गया, मतलब हर इलाके में। अब भारत बैंड जो अभी ब्रॉडबैंड जो सेटअप हो रहा है, उससे काफ़ी जो है जो आपकी डिजिटल सेवाएं काफ़ी जो है सस्ती हो जाएंगी। राइट। तो एक माध्यम ये है कि कैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से अवेयरनेस को डेवलप किया जाए। बहुत सारे ऐसे मॉडल हैं। मुझे याद आ रहा है, एक डिजिटल ग्रीन करके एक संस्था है। वो लोग जो है अगर कहीं पे किसी गांव में, किसी ब्लॉक में, कहीं पे विलेज में कोई अच्छी प्रैक्टिस हो रही है, उसको वो वीडियो बनाते हैं और सर्कुलेट करते हैं, और वायरल की तरह जो है फैलता है। क्योंकि गांव में मतलब बहुत क्यूरियोसिटी होती है कि दूसरा क्या कर रहा है। हाँ, बिकॉज उनके पास नॉलेज भी उतनी नहीं होती है, तो हाँ, सीखने तो की चाह बहुत होती हाँ, है। एपेटाइट बहुत होती है कि मैं वो क्या कर रहा है, वो कहाँ जा गया है। शहर में एक दूसरे के प्रति पता रहता नहीं कि मेरा पड़ोसी कहाँ है। हर कोई अपने बारे में ज़्यादा सोचता है। एग्जैक्टली है। गांव में ज़्यादा, तो इसलिए जो है डेमोस्ट्रेशन का बड़ा असर पड़ता है। अगर कहीं पे लीड फार्मर है, उसने कहीं पे जो है कुछ एक अच्छी ब्रीड का जो एनिमल रखा है, या अच्छी उसकी जो है मतलब वेजिटेबल उगा रहा है, अच्छी उसकी आमदनी हो रही है, उसने ऐसा घर बनाया है, ऐसा टॉयलेट बनाया है, तो उसका रेप्लिकेशन बहुत जल्दी होता है। तो देखा देखी बहुत काफ़ी होता है। और दूसरा मैंने जैसे कहा कि डिजिटल तरीका है, एक तो डेमो मेथड है कि आप, और तीसरा फिर मैं कहूँगा जैसे प्रोग्रेसिव फार्मर होते हैं बहुत जगह। कभी कभी क्या होता है कि फार्मर्स बहुत आसानी से किसी को ट्राई नहीं करता, क्योंकि एक तो लिमिटेड लैंड होती है। अगर हम कहेंगे कि ठीक है ऐसा करो, मेनों में जो है अपने लिए, अपने गाय भैंस के लिए फॉडर की व्यवस्था करो, लेकिन मतलब रिस्क रहता है, या इतना आधा कुछ 1/3 पोर्शन जो है इसके लिए डेडिकेट कर दो। तो जब तक कोई किसी ने नहीं किया होगा तब तक वो फॉलो नहीं करता है। तो उसका ये होता है कि हमें लेना चाहिए लीड फार्मर अप्रोच, जिसको कहते हैं लीड फार्मर। हर इलाके में कोई नहीं होता जो थोड़ा रिस्क लेने के लिए तैयार हो, है ना, और वो उसको देखा देखी फिर जो है सभी लोग करते हैं। और दैट कैन ऑल्सो बिकम ए काइंड ऑफ रिसोर्स फार्मर्स फॉर द रेस्ट ऑफ द फार्मर्स एंड फैमिली इन द विलेज। तो ये बहुत सारे तरीके हैं जैसे जिसकी तरह से अवेयरनेस, ऐसी अवेयरनेस जिससे मतलब उनकी इनकम बढ़े, एसेट क्रिएशन हो, उनके जो इनपुट कॉस्ट में जो है रिडक्शन आए। बट देयर इज वन मोर थिंग कि हम देखते हैं गांव में जो ज़्यादातर हमेशा चलन रहता है वो है लोग किसी भी चीज़ को उस तरह से आंकते हैं कि इसमें कितनी सेफ्टी, सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी हमें मिलेगी। ये नहीं हो कि हमारा कॉस्ट ऑफ एक्सपेंस या कॉस्ट ऑफ लॉस ज़्यादा हो या रिस्क फैक्टर ज़्यादा हो, सिक्योरिटी ज़्यादा हो, रिस्क फैक्टर कम हो। सो उस केस में क्या होता है ज़्यादातर कि अगर किसी को नॉलेज नहीं है इतनी, या कोई नई चीज़ है जिसमें उनको इनकम मिल सकती है अच्छी, स्टेबल, बट दे डोंट हैव मच नॉलेज, स्केप्टिसिज्म और रिस्क लेने की जो क्षमता होती है वो उनके फियर को ज़्यादा बढ़ा देती है और लोग पीछे हो जाते हैं। इज़ इट डिफ़िकल्ट टू देन ट्राई टू, और रादर व्हाट शुड बी द अप्रोच इन दैट केस, बिकॉज जो है वो उन्हीं के लिए है इन मॉडल स्कीम्स के अंदर, उनको समझाना, उनको कन्विंस करना, उनको दिखाना कि इसमें अगर रिस्क ज़्यादा है तो उसके साथ साथ फाइनेंशियल लॉस आपको नहीं होगा, आगे जाके आपको स्टेबिलिटी मिलेगी प्लान्स के अंदर। कैसे आप लोग वो अचीव करते हैं, कैसे किया जा सकता है? मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। उत्तराखंड में एक जगह है चमोली डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे एक संस्था काम, हमारे AIF के ही पार्टनर वहाँ पे थे, साथ से हार्क ऑर्गेनाइजेशन है, उन लोगों ने वहाँ पे एक शुरू किया था तुलसी उगाना, मतलब खेतों में। अब वो कैसे हुआ कि वहाँ पे जब लोगों से, गांव से पूछा कि भाई क्या कर सकते हैं, कुछ अच्छी क्रॉप उगाते हैं जिससे इनकम होगी, तो लोग कहा यहाँ पे तो बंदर बहुत हैं, बंदर का आतंक बहुत है, क्या उगाओगे यहाँ पे? तो किसी ने कहा कि भिंडी को नहीं खाता बंदर और तुलसी को नहीं खाता बंदर, तो तुलसी उगाना शुरू किया। लेकिन बड़ा उनके अंदर वो था कि कैसे उगाएं, कौन खरीदेगा, कहाँ से बीज आएगा।
तो डेफिनेटली जो वहाँ पे संस्था काम कर रही थी, उन्होंने जो है जम्मू से जो है उसका सीड लाए, जो थोड़ा सा प्रोग्रेसिव फार्मर्स से उनको विजिट कराया और जगह, तो एक्सपोजर विजिट से थोड़ा कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ कि हम भी रिस्क ले सकते हैं। अगर किसी के पास जो है वहाँ पे जैसे नाली जो है एक मेजरमेंट होता है, 10 नाली का खेत है, 10 नाली में एक नाली में जो है वो मतलब देख के आंखों हाँ, से तब देख उनको करके, यकीन और कॉन्फिडेंस विजिट आता करके, है। यस, है ना। अब देखा कि जब 5 फार्मर्स का जो है तुलसी बिकने लगा, तुलसी की चाय बिकने लगी, तो हम भी तो कर फिर सकते हम भी हैं करते हैं। शायद। आज जो है वहाँ पे करीब 400-500 फार्मर्स तुलसी की खेती करते हैं। ठीक है, अब बहुत अच्छे गुण हैं उस तुलसी में। ऑफ कोर्स, यस, ऑफ कोर्स, तुलसी के तो गुण होते ही है। Yeah. लेकिन हनुमान जी, आपने बहुत अच्छी आज टिप्स बताए। आई थिंक द अमाउंट ऑफ वर्क जो सरकार कर रही है, एंड खास तौर से आप जैसे इकोनॉमिस्ट एंड पीपल हु आर गिविंग अ प्रॉपर एनालिसिस टू इट एंड अ पर्सपेक्टिव एंड सीइंग कि इन मॉडल्स को कैसे डेवलप किया जाए टू मेक इट नियर टू परफेक्शन, ताकि खास तौर से हमारे जो किसान लोग हैं उनकी ज़िंदगी में एक इनकम का सोर्स ऑफ क्रिएशन हो और साथ ही साथ उनको स्टेबिलिटी भी मिले। स्पीक्स अ लॉट ऑफ द गुड वर्क दैट इज़ बीइंग डन। थैंक यू सो मच आज इन सब बातों के ऊपर लाइट डालने के लिए। दिस वाज डेफिनेटली वेरी वेरी इन्फॉर्मेटिव एंड वेरी गुड ऑल्सो। आपसे बात करके लगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू साक्षी जी। थैंक यू। Thanks. ऑन दैट नोट दोस्तों, अब तो आपसे वक्त हो चला है विदा लेने का, लेकिन एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि 21 जून यानी परसों है वो दिन जब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। जी हाँ, दूरदर्शन के माध्यम से आप इसको लाइव देख सकेंगे जब हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी आएंगे हज़ारों लोगों के सामने रांची में। सुबह 6 बजे से सीधा लाइव इसका प्रसारण आएगा रांची से, खासतौर से आप सबके लिए। सो रिमेंबर नॉट टू जस्ट वॉच द इंटरनेशनल योगा डे, लेकिन आदत डालिए सुबह उठने की, आदत डालिए अपनी सेहत का ख्याल रखने के लिए, एक अच्छे लाइफस्टाइल को अपनी ज़िंदगी का चलन बनाइए। इफ़ यू वांट अ गुड लाइफ, अ लॉन्ग लाइफ। ऑन दैट नोट अभी हमें दीजिए विदा, हम आपसे अगले बुधवार फिर से करेंगे मुलाकात। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।